हम सब ने मुहावरों के रूप में कई बार प्रयोग किया है, का वर्षा जब कृषि सूखा नहीं। ऐसे समय में जब लगता है कि हर तरफ सब नष्ट होने की खबरें हैं, तब सकारात्मक बदलाव की खबरें या ऐसा कथानक, ऐसा ऐसा नैरेटिव बिल्ड करना जो बताता है कि सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि छोटी छोटी पहल भी बड़े परिवर्तन कर सकती है। और जब इस सभागार में जितने लोग मौजूद हैं वो अपनी एक हर एक कहानी के साथ में है, उनके पास में सफलता का नुस्खा भी है और परिणाम भी है, तो जब मिलकर हम इकट्ठा होंगे तो ज़रूर तमाम नकारात्मक खबरों के बीच में भी एक सकारात्मक पहल उजास के रूप में दिखाई देगी। इसीलिए हम यहाँ 2 दिन के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या है इस 2 दिन का पूरा विस्तृत कार्यक्रम और हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पर बात करने के लिए मैं सचिन जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और एक साथ होना अपने आप में एक तरीके से ऊर्जा का एक स्रोत बन जाता है, और निश्चित रूप से जो हमारे अपने अलग अलग अनुभव होते हैं वो हमको शायद आगे के और रास्ते और संभावनाओं को देखने में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मदद करते हैं। हमारे साथियों ने, पंकज ने और राकेश भाई ने जो है वो बहुत हद तक पूरी बात को स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ एक महत्वपूर्ण संदर्भ जो है इस पूरी प्रक्रिया का, ये अपने आप में केवल उस प्रक्रिया का एक हिस्सा भर है जो आज हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। एक चीज़ जो बहुत महसूस हुई कि जो सिविल सोसाइटी है या जो सामाजिक नागरिक पहल है, सिविक एक्शन है, और जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है या जो कहानी कहने की पूरी कला है या कहानी कहने का जो क्राफ्ट है, क्या उनका कोई आपसी कोई रिश्ता, कोई संबंध किसी रूप में दिखाई देता है? हम सब सामाजिक बदलाव के नज़रिए से, एक बेहतर समाज के निर्माण के नज़रिए से एक भूमिका को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उस भूमिका में कहीं पर भी कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग, कहानी कहन का कोई संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है? जब हमने अब से करीब 2019-20 में इसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया था, और ख़ास तौर पे उसका इमीडिएट रिफ्लेक्शन जो था वो था वर्तमान और मौजूदा समाज में और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो सिविल सोसाइटी के बारे में जो नज़रिया है, जो परसेप्शन है, वो चीज़ जो है वो सबसे तात्कालिक संदर्भ, इमीडिएट जो रेफरेंस पॉइंट है वो बना वहाँ पर, कि आज की तारीख में अगर हम समाज में, मीडिया में या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे या अपने खुद के आसपास जो हमारा जो अपना पारिवारिक दायरा है, उसमें अगर हम ये बात करते हैं कि हम सामाजिक नागरिक संस्थाओं में या एनजीओ के रूप में या एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला भाव किसी के भी मन में क्या आता होगा? किस नज़रिए से वो एक सामाजिक कार्यकर्ता को या एक सामाजिक संस्था को देखते हैं? वो प्रश्न जो है वो सबसे तात्कालिक एक रेफरेंस के तौर पर, एक संदर्भ के तौर पर सामने आया। लेकिन जब हम थोड़ा इसके बारे में बातचीत कर रहे थे, काफ़ी सारे साथियों के साथ इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तब ये चीज़ दिख रही थी कि या ये पहलू सामने आ रहा था कि अगर इस पूरे परिस्थिति को अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही उम्मीदों को तोड़ने वाली स्थितियां हैं। जिस तरीके का पूरा माहौल है, उस तरीके की चुनौतियां हमारे सामने दिखाई देती हैं, और उसमें बहुत ऐसा लगता है कि अभी वो सिरा पकड़ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें क्या किया जा सकता है। उस प्रक्रिया में चूँकि हम लोग मूलतः एक संचार पे, संवाद पे काम करने वाले समूह के तौर पर अपनी भूमिका को निभाते हैं, तो उसी से एक रेफरेंस ही निकल के आया, क्या हम अपने काम के नज़रिए से, अपने संवाद, संचार, कम्युनिकेशन के जो कौशल है, क्या उसके नज़रिए से कोई इसमें दखल दिया जा सकता है? तो वहाँ से फिर एक ये प्रक्रिया शुरू हुई कि, और ये एक एनालिसिस भी हमने किया। हमने करीब 122 संस्थाओं के साथ मिलकर के, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के एक अध्ययन 2021 में किया, 2021 और 22 में किया। और उस अध्ययन से एक चीज़ ये समझ में आई कि हम जो काम करते हैं या किसी भी और संदर्भ में जो भी काम होता है, उसकी एक धुरी होती है कम्युनिकेशन, संचार। जो भी पूरी बातचीत होती है वो पूरा, अगर हम व्यवहार परिवर्तन की बात करें, हम नीतियों में परिवर्तन की बात करें, हम एक तरीके से भौतिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने की अगर एक किसी प्रक्रिया की बात करें, तो उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत बुनियादी संदर्भ बनता है। हम किसी भी जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हो, फूड सिक्योरिटी पे काम कर रहे हो, जेंडर पे काम कर रहे हो,
ज़रा सोच के देखिए कि अगर उसमें कम्युनिकेशन वाला एलिमेंट ना हो तो क्या उस काम को किसी भी स्तर पर कर पाना संभव कहीं पर नज़र आता है। या हम जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तात्कालिक इमीडिएट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देख लें पिछले 10-15 साल का। इस 10-15 साल का जो पूरा माहौल है या जो पूरी परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के बनने में आप संचार को निकाल दीजिए और फिर सोचिए कि क्या कुछ बचता है। बिना संचार के क्या कुछ भी ये क्रिएशन जो है, ये जो परिस्थिति है, क्या ये सामने किसी भी उस पर दिखाई देती है? इसका मतलब है कि ये पूरा जो परिस्थितियां हैं, ये पूरी परिस्थितियां जो हैं, ये रचना है वास्तव में कम्युनिकेशन की प्रक्रियाओं की, कम्युनिकेशन के दखल की। और दूसरी तरफ एक बात ये समझ में आई कि हम जो काम करते हैं वो, या सिविल सोसाइटी के तौर पर हम जो काम करते हैं, उसमें श्रम है, उसमें विचार है, उसमें एक सपना है, उसमें एक प्रतिबद्धता है, और उस सब चीज़ों को मिला करके जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि हम किस तरीके से समाज की विसंगतियों को दूर करते हुए एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। जब ये सपना इतना महत्वपूर्ण है, इतना व्यापक है, तो बड़ा समाज उस सपने के साथ क्यों नहीं जुड़ता है? ऐसा क्या है कि जिसके कारण से हम जो हम सोचते हैं वो हम आगे नहीं लेके जा पाए? और उस पूरी प्रक्रिया में एक जो बात निकल के आई, वो निकल के आई कि शायद कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं उसमें संचार की, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, रणनीतिक संचार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हमारी शायद जो पूरी काम करने की जो पूरी पद्धति है, उस पद्धति में उसके प्रति एक जो चेतना होनी चाहिए, एक तैयारी होनी चाहिए, वो पूरी वहाँ से मिसिंग है। और हमारा पूरा फोकस जो है वो केवल पैम्पलेट के प्रकाशन या दीवारों पे लेखन, या फिर वो जो मुद्दों पे हम काम करें उन मुद्दों के ऊपर हम कुछ सामग्रियों के प्रकाशन या इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के मटेरियल तक ही कम्युनिकेशन को देखते रहे, जबकि वो उससे कहीं ज़्यादा व्यापक भूमिका निभाता है। और वो व्यापकता इतनी ज़्यादा है कि जब इसको हम देखते हैं तो मानव समाज का जो पूरा इतिहास है, जो उसका पूरा उद्भव है और उसके जो पूरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया, उस पूरी प्रक्रिया को आप कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग से आप अलग करके हम देख ही नहीं सकते। इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी अगर हम बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता की भी, तो लोग जो शिकार कर रहे थे या जिस तरीके का जीवन शैली जी रहे थे, उसको भी बताने के लिए उन्होंने अपने रास्ते खोजे। और शायद उस वक्त भाषा नहीं है, लिपि नहीं है, शायद बोलने की भी तकनीकें नहीं हैं। उस वक्त लोग जो है वो अपने जीवन शैली, अपने समाज, अपने जीवन के अनुभव, शिकार करने के तरीके, इन सब चीज़ों को कहने के लिए चट्टानों का इस्तेमाल कर रहे थे और उसके ऊपर पेंटिंग्स बना रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो जीवन में हम कर रहे हैं, जिस पद्धति के साथ हम जी रहे हैं, वहाँ पर एक कहानी कहना या कम्युनिकेशन जो है वो उस वक्त से है जब शायद बहुत किसी तरीके की तकनीकों का विकास हमको अपने हाथ में दिखाई नहीं देता है। उसके बाद जब हम और आगे बहुत थोड़ा और आगे बढ़ जाएं तो पूरी हम जब देखते हैं तो हमारे यहाँ जो पूरी जो वाचिक परंपरा है, श्रुति परंपरा है, स्मृति की परंपरा है, जहाँ पर मेमोराइज करके या स्मृति में रख करके बातों को आगे बढ़ाया जाता है, तो हमारे यहाँ जितने भी ये पूरी महाकाव्य रचे गए, ये मूलतः साहित्य है, जिनके और कोई इनको ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जाता है। और ये सारे अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ये जो पौराणिक दस्तावेज हैं, ये पूरे उसी तरीके से कहानियों को कहते कहते जो है वो उनका विकास होता गया और वो एक स्तर पर एक तल से दूसरे तल की तरफ आगे बढ़ते गए। और फिर हम उसके आगे भी, और अगर हम आगे चल करके देखते हैं तो एक बात और जो साफ तौर पर समझ में आती है कि हमारे जो बहुत दो बड़े अच्छे रेफरेंस हमारे सामने आते हैं, हितोपदेश और पंचतंत्र के, जो जीवन के अनुभव हैं और जो उसके अलग अलग पहलू हैं, उसके अलग अलग आयाम हैं और सीखे हैं, उनको कहने के लिए जो है वो बहुत बड़ी तकनीकी प्रक्रियाएं नहीं हुई। उनको जो करने की प्रक्रियाएं हुई वो वास्तव में प्रक्रियाएं हुई कहानियों को कहने से। हमारा पूरा कंस्ट्रक्ट, हमारा खुद का निर्माण जो है हमारे अपनी जो दादी नानी की जो कहानियां हैं उन कहानियों से होता है कि हमको इस तरीके से वो कहानियों को कहते कहते ये सिखा दिया जाता है कि जो हमको कभी लगता है कि वहाँ पर अंधेरा है और डर के कारण हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन एक कहानी हमको सुनाई जाती है कि नहीं देखो, अगर वहाँ पर तुम अगर अच्छा सोचोगे और वहाँ पर हिम्मत के साथ जाओगे तो तुम्हारी मदद करने के लिए कोई एक विशेष शक्ति होगी, और हम उस पर विश्वास करते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो पूरी कहानियों से हम कंस्ट्रक्ट होते गए और इसके साथ एक पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो एक आगे बढ़ती गई, और उसके बाद में एक पूरा एक मिथक
की पूरी एक प्रक्रिया के आगे साथ लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो मिथक की जो पूरी प्रक्रिया, जिनके कोई वैज्ञानिक प्रमाण बहुत साफ तौर पर नहीं है जिन कहानियों के, लेकिन वास्तव में हमारी सोच, समझ, व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था का एक बुनियादी आधार जो है वो हमारे सामने बन जाते हैं। वो ऐसा हुआ क्यों? अगर आप इस चीज़ को अगर हम बहुत गौर से देखें तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है, या जो स्टोरी टेलिंग का जो पूरा एनवायरनमेंट है, ये जो व्यक्ति, समाज, संस्कृति, व्यवस्था, इन सबसे जुड़ी हुई जो भी स्मृतियां हैं, जो भी अनुभव हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको कहीं ना कहीं सहेजना, एक जगह पर रखना, ताकि आने वाली जो दूसरे हमारे जो समय के दूसरे लोग हैं और जो दूसरी पीढ़ियां हैं, उनको वो लर्निंग्स मिल सकें कि हम किस तरीके से उन चीज़ों को देख रहे थे, क्या समस्याएं थी और उनसे कैसे हम जूझ रहे थे। उन पूरी परिस्थितियों को, उस पूरे ज्ञान को, उस पूरे अनुभव को संचित करना और उसको आगे लेके जाने की प्रोसेस करना, अपने आप में ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो लगातार आगे बढ़ती गई और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सामने निभाई। और ये जो एक, और अगर हम व्यवस्था में और आगे जाते हैं तो वास्तव में आगे जाकर के ये पूरा एक तंत्र बन गया। अगर हम उस नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमको दिखता है, और उन संदर्भों में ऐसे ऐसे व्यक्ति और ऐसे समाज के तबके दिखाई देते हैं जिनका काम ही जो है वो कहानी कहना था। जो भाट और चारण का जो पूरा वर्गीकरण हमारे सामने समाज में निकल के आता है कि जो भाट होते हैं और जो भट्टा शब्द से जो निकल के आया है जो बात कि जो महान लोग हैं, जो हमारे यहाँ कहानियाँ हैं, वो कहानियों को कहना ताकि वो कहानियों से जो है वो समाज प्रभावित हो और उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करे। तो एक पूरी सतत प्रक्रिया वहाँ पर एक लगातार एक रूप में चल रही है। और सुत का जो उद्भव हुआ और असुत का उद्भव हुआ, वहाँ पर भी वही कहानियों को कहने के लिए वो लोग हमारे सामने उस रूप में दिखाई देते हैं। तो मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रेफरेंस जो है वो केवल इसलिए नहीं है कि हम जो साहित्य की कहानियाँ हैं उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे नज़रिए से अगर हम देखें, सामाजिक बदलाव के नज़रिए से, सामाजिक बदलाव का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम जो हमारे सामने दिखाई देता है वो भक्ति मूवमेंट का दिखाई देता है। चाहे वो दक्षिण में जो अलवार और नयनार परंपराओं का जो पूरा भक्ति मूवमेंट हो, जब समाज में विसंगतियाँ, छुआछूत, भेदभाव बढ़ रहा था, और उस वक्त जो है वो धर्म को लेकर के एक अलग तरीके का सवाल खड़ा हो रहा था, और उस वक्त जो भक्ति मूवमेंट का आगाज़ हुआ 7वीं 8वीं शताब्दी में, तब भी जो है वो पूरी प्रक्रिया जो संचालित की गई वो पूरी कम्युनिकेशन के थ्रू थी, दोहों के ज़रिए थी, साहित्य के ज़रिए थी, और ऐसे लोग तैयार किए गए जो समाज में जाकर के लोगों को ये बताए कि नहीं नहीं, सब समाज हैं, सब लोग समान हैं, इस समाज में हर व्यक्ति जो है वो ईश्वर की आराधना कर सकता है, किसी तरीके की कोई असमानता नहीं है। वहाँ से वो प्रक्रिया शुरू होती है, और उसके बाद फिर हम जब 12वीं 13वीं शताब्दी में आते हैं तो जो उत्तर भारत का या महाराष्ट्र से ऊपर का जो भक्ति मूवमेंट है, वो पूरा भक्ति मूवमेंट, चाहे वो संत ज्ञानेश्वर से हम देखें, तुकाराम की अगर हम बात करें, संत नामदेव की अगर हम बात करें, तो जो अभंग रचे गए या जो दोहे रचे गए, जो पद्य रचे गए, जो गद्य रचे गए, अंततः जो एक समाज में वो बदलाव लाने के लिए कभी भी जो है कोई और तरीका नहीं अपनाया गया। जो तरीका अपनाया गया वो साहित्य, संचार, संवाद, कहानियों का ही तरीका अपनाया गया। समाज में बदलाव के कोई और दूसरे तरीके हमको वहाँ पर वैसे नज़र नहीं आते हैं कि जहाँ पर दबाव डाल करके या हिंसक तरीकों से बदलाव हुए हो। जो बदलाव हुए हैं वो संवाद से ही बदलाव हुए। और ये जो भक्ति मूवमेंट के संदर्भ हमको दिखाते हैं, चाहे हम कबीर का संदर्भ लें या हम रैदास का संदर्भ लें या हम नामदेव और तुकाराम का संदर्भ लें, तो ये उन लोगों तक संदेश लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक विश्वास को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और उन लोगों के बीच में जिनकी पहुंच जो है वो वास्तव में एक तरीके से हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था तक नहीं थी, या छुआछूत और असमानता के कारण उनको धर्म के पालन करने के भी अधिकार नहीं मिल रहे थे। जो सामाजिक असमानता और लैंगिक असमानता का संदर्भ हमको वहाँ पर दिखाई देता है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका वहाँ पर हमको दिखाई देती है कि वो लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुँच पा रहे थे। और मैं उसके बाद अगर हम अपने तात्कालिक पिछले 200 साल के संदर्भ में आ जाते हैं, तो अगर 19वीं शताब्दी में हम बहुत लोगों को मानते हैं, हम राजा राम मोहन राय का रेफरेंस लेते हैं, हमको स्कूलों में पढ़ाया गया है कि सती प्रथा का विरोध उन्होंने किया और किस तरीके से जो है वो महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने पहल की, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हम उनको जानते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण आयाम ये है कि राजा राम मोहन राय जो है 3 अलग अलग भाषाओं में अखबार निकाल रहे थे। एक व्यक्ति जो सामाजिक बदलाव की भूमिका में हो और एक समाज के उच्च तबके से आता हो, लेकिन वो अपने सामाजिक बदलाव की भूमिका में कम्युनिकेशन को एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है, और वो फारसी में एक अखबार निकाल रहे हैं, अंग्रेजी में एक अखबार निकाल रहे हैं, हिंदी में एक अखबार निकाल रहे हैं,
क्योंकि ये समझ में आता है कि आपको लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप केवल अपने दायरे तक ही किसी भी संदेश को, किसी भी बात को नहीं रख सकते हैं। तो वो अलग अलग संवाद कौमुदी उन्होंने निकाला, ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाली। तो ये जो संदर्भ हमको दिखाई देता है, ये आज से मैं 200 साल पहले की 1823 की बात कर रहा हूँ, कि जब उनको लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमको अगर समाज में बदलाव लाना है तो कम्युनिकेशन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की अगर बात करें, कम्युनिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो है वो उनके हिस्से का था। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ उसका लिया। महात्मा गांधी राजनीतिक भूमिका में भी थे और सामाजिक भूमिका में भी थे, लेकिन हमको रेफरेंस निकल के आता है, यंग इंडिया अखबार निकाल रहे थे, हरिजन निकाल रहे थे, और अलग अलग तरीके के अखबारों को निकालना और वो कम्युनिकेट करने की एक जो पूरी प्रक्रिया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निकल के आती है। डॉक्टर अंबेडकर को हम एक वकील के तौर पर जानते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर जानते हैं, संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक पत्रकार, एक संचारक के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत, इस तरीके के 4 अखबार जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निकाले और उनका संचालन किया। और ये केवल मैं कुछ सामने एक तात्कालिक उदाहरण के तौर पर सामने रख रहा हूँ, लेकिन अगर हम सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक बदलाव की एक पूरी प्रक्रिया को अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो हमको एक बात बहुत साफ तौर पर यह समझ में आती है कि जो गहराई से जो प्रक्रियाएं चली हैं सामाजिक बदलाव की, और व्यवस्थाओं को, जो प्रचलित व्यवस्थाएं हैं उनको चुनौती देने की, जो चाहे वो लिंग आधारित भेदभाव की हो, जाति आधारित भेदभाव की हो, अपने आप में उनको चुनौती देने का काम जो है वो जिस भी स्तर पर हुआ, उसमें कम्युनिकेशन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अलग अलग स्तरों पर निभाई है। और इसका पूरा संदर्भ जो है वो कम्युनिकेशन के नज़रिए से जब, लेकिन हम आज़ादी के बाद का संदर्भ जब हम लेते हैं, तब हमको एक बात उसमें बहुत साफ तौर पर और समझ में आती है कि हमारे यहाँ संस्थाएं बनी हैं, संगठन बने हैं, लेकिन उनका अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमको ये समझ में आता है कि कम्युनिकेशन वाला एलिमेंट जो है वो बहुत धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होता गया है, और बहुत उसका जो स्थान है वो बहुत सेकेंडरी होता गया है, और बहुत सीमित दायरे पर हम केवल इसी बात पर ज़्यादा फोकस होते गए सामाजिक बदलाव कार्यकर्ता के तौर पर, कि हमारी मंशा अच्छी है, हम तो समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं, हमको अपने नज़रिए के बारे में या अपनी कहानियों के बारे में बड़े समाज से, व्यापक समाज से, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ में, एकेडमिया के साथ में, मीडिया के साथ में बात करने की क्यों ज़रूरत है। जिसको जानना है वो हमारे पास आए और उसको जाने। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आती है कि अगर हमारा एक सपना है, अगर हमारा एक विचार है, हमारा एक नज़रिया है, तो उसके बारे में, व्यापक समाज के बारे में, उस तक उस बात को पहुंचना, उस मैसेज को पहुंचना, बहुत बड़ी ज़रूरत वहाँ पर नज़र आती है। और ख़ास तौर पर आज के संदर्भ में हमारे जो अनुभव निकल के आ रहे हैं, उसमें एक बात यही दिखाई देती है कि चूंकि वो संवाद बहुत सीमित हो गया, वो स्टोरी टेलिंग बहुत सीमित हो गई, हम किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, हमारे अनुभव क्या हो रहे हैं, किस तरीके की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, चूंकि वो बात व्यापक समाज से नहीं हो रही है, हमारे अपने परिवारों में नहीं हो रही है। हमारे परिवार जो है वो हमारे काम के बारे में बहुत साफ तौर पर एक बहुत स्पष्ट नज़रिया, एक बहुत स्पष्ट समझ रखते हैं क्या। अगर मैं एक व्यापार कर रहा हूं तो उसके बारे में एक बहुत स्पष्ट तौर पर एक नज़रिया हो रहा है कि हमारी भूमिका क्या है, लेकिन एक सामाजिक बदलावकारी भूमिका के तौर पर अगर हम देखते हैं तो वो कितनी स्वीकार्यता और कितनी समझ उसके बारे में वहाँ पर बन पाती है। और शायद इसीलिए एक व्यापक स्तर पर समाज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, या एकेडमिया को, मीडिया को, यूथ लीडर्स को, शायद वहाँ पर उस तरीके की बातचीत करने की गुंजाइश अभी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ताकि वो ये समझ सकें कि वास्तव में ये जो सिविल सोसाइटी है ये क्या है और इसके पीछे इसका मकसद क्या है, ताकि उसके बारे में एक स्वीकार्यता और एक समझ आधारित स्वीकार्यता बन सके। वहाँ पर सहमति असहमति हो सकती है, वहाँ पर विचारधाराओं में, विचारों में अंतर हो सकता है, लेकिन कम से कम उस भूमिका के बारे में स्पष्टता होना तो बहुत ज़रूरी है। अन्यथा शायद जो सवाल है वो सवाल सिविल सोसाइटी के प्रासंगिकता तक पहुँच रहा है, उसके रिलेवेंस तक पहुँच रहा है। उस रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए, उस प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि व्यापक समाज के साथ उस तरीके की बातचीत को हम किस तरीके से आगे लेके जा सकें। वो केवल टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं हो सकता, केवल तकनीकी संदर्भों में नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके से हम अलग अलग संदर्भों में अपनी बात को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आम तौर पर हम कहानी कहते हैं, हर दिन हम में से हर व्यक्ति स्टोरी टेलर है। हमारे सामने एक चुनौती होती है,
हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हम अपने दफ्तर समय से नहीं पहुंच पाते हैं, तब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। बिना स्टोरी टेलिंग के कुछ नहीं है, वो कोई बाहर की बात नहीं है, वो कोई विशेषज्ञता का पहलू भी नहीं है, लेकिन हम अपनी बात पर ही कितने ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं और कितने बेहतर तरीके से हम उसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, शायद उसी से ये बात जुड़ी हुई है। और उस बात को केवल हमको एक व्यापक नज़रिए से सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि समाज ये जान सके कि सिविल सोसाइटी क्या है, सिविक एक्शन क्या है, उसका समाज के साथ क्या जुड़ाव है, उसका राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्कृतियों के साथ किस तरीके का जुड़ाव है। ये चीज़ को शायद एक सूत्र में पिरोना, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हमको लगा कि इसके बारे में बातचीत हो सके। और बस आखिरी जो बिंदु इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है रियलाइजेशन के नज़रिए से, आत्मबोध के नज़रिए से। शायद हमको भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, सामाजिक संगठन के तौर पर, शायद वो एहसास बहुत सीमित दर्जे तक ही है, सीमित स्तर तक की है कि हम जो भूमिका निभा रहे हैं वो कितनी संवेदनशील और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो रियलाइजेशन करने के लिए भी स्टोरी टेलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग की प्रक्रिया में जब हम जाते हैं तब हम अपने भीतर बहुत तैयारी करते हैं, तब हम अपने भीतर बहुत विश्लेषण करते हैं, अपने भीतर उसको एक ढांचे में लाते हैं, अपने भीतर अपने मकसद के ऊपर विचार करते हैं, अपने भीतर अपनी सीखों को संजोते हैं और उन सब चीज़ों को पिरो करके जो है वो एक कहानी के तौर पर सामने लेके आते हैं। उस नज़रिए से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जो पूरा माहौल है, जो पूरी परिस्थितियाँ हैं, जिन परिस्थितियों में एक नकारात्मक नज़रिया जो है वो सिविल सोसाइटी के बारे में बन रहा है, उसको सकारात्मक बनाने के लिए शायद बहुत ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ से बहुत परहेज़ करते रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने सुख दुख के बारे में, अपनी असफलताओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इस नज़रिए को शायद बहुत बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि हमेशा जो है वो सफलताएं हासिल नहीं होती, बहुत सारा आधार जो है वो असफलताओं और सीखों के कारण बनता है। उस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है कि हम उनको किस तरीके से व्यापक समाज के साथ में बातचीत करने की प्रक्रिया में जाते हैं और उस नज़रिए को बदलने की, उस सोच को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि बेहतर समाज के निर्माण के लिए और बेहतर राज्य व्यवस्था के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिविक स्पेस, वो नागरिक स्थान बना रहे, जहाँ पर आलोचनाएं की जा सकें, जहाँ पर बहस की जा सके, जहाँ पर एक दूसरे से असहमत होते हुए परस्परता के सम्मान के साथ जिया जा सके। उसके लिए सिविक स्पेस का बने रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा व्यापक समाज के साथ संवाद को आगे लेके जाने की कोशिश करना और उसी संदर्भ में इस स्टोरी टेलिंग के टूल को शायद इस्तेमाल करने की गुंजाइश बनती है। इतना कह के मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।